मई 1988 अमृतसर की सुनसान गलियों में एक अनजान रिक्शा वाला घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को बारीकी से देखना चाहता है और हर चीज को अपनी आंखों में समा लेना चाहता है। वो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर घूम रहा था। उसने 10 दिन तक लगातार ऐसा किया। उसके पीछे का एक कारण था कि 1988 में अमृतसर में कुछ उग्रवादियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था और भारत सरकार 1984 की तरह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस तरह कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती थी कि कोई भी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर करी। और जो अनजान रिक्शा वाला हर गली, हर नुक्कड़, चौराहे पे घूम रहा था, धीरे धीरे वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाता है और वहां पर वो उन उग्रवादियों को विश्वास दिलाता है कि वो आईएसआई का एजेंट है। और जो उग्रवादी थे उनको थोड़ा सा भी शक नहीं होता कि ये भारत सरकार का ही कोई ना कोई स्पाई और खुफिया एजेंसी का अधिकारी है, क्योंकि वो बंदा 6 साल तक लगातार पाकिस्तान में स्पाई के रूप में काम कर चुका था और उसे अच्छे से जानकारी थी कि कब, कहाँ, कैसे क्या करना है। और वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते ही वो हर जगह नुक्कड़, दीवारों का अपने आंखों से स्कैन कर लेता है, कहाँ पर कितने उग्रवादी हैं, कितने हथियार हैं, किस प्रकार के हथियार हैं, और वो पूरी जानकारी अपने हाईकमान को भेज देता है। और अगले ही दिन वहां पर एनएसजी के हजारों कमांडो आ जाते हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सुपर स्पाई, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत कुमार डोभाल की। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के गढ़वाली नामक स्थान पर अजीत कुमार डोभाल जी का जन्म होता है। बचपन से ही अजीत कुमार डोभाल सेना के लिए उनके मन में अलग से ही राष्ट्र प्रेम था, क्योंकि इनके पिता एन डोभाल भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात थे और इनकी मां भी गृहिणी थी जो बहुत ही धार्मिक महिला थी, लेकिन उनके ननिहाल के लोग राजनीति में भी जुड़े हुए थे और इनके जो ननिहाल के जो इनकी माता जी के चाचा जी थे एचएन बहुगुणा, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। तो राजनीति और राष्ट्र प्रेम की भावना इनके मन में बचपन से ही भरी हुई थी। इन्होंने मिलिट्री स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और वहीं से इनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना आ गई थी। पढ़ाई में ये शुरू से ही होशियार थे और देश सेवा में शुरू से ही, क्योंकि इनके पिताजी अलग अलग कहानियां सुनाते थे युद्धों की, स्नाइपर्स की या खुफिया एजेंसियों की, तो राष्ट्र प्रेम की भावना बचपन से ही इनके मन के अंदर घर कर गई थी। और इन्होंने आगरा के विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की मास्टर डिग्री प्राप्त की और 1967 में डिग्री प्राप्त करने के बाद अगले ही साल 1968 में मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को पार कर लिया था और इनकी नियुक्ति एज ए आईपीएस होती है और इनकी पहली नियुक्ति होती है केरल में, जहां पर ये एज ए एएसपी भर्ती होते हैं। मात्र थोड़े से टाइम की सर्विस के बाद वहां पर एक धार्मिक आंदोलन हो जाता है और जहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में धार्मिक आधार पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर मुस्लिम लोग आरएसएस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये दंगे उन्होंने कराए हैं। तो वहां पर इसकी नियुक्ति के लिए अलग अलग जगहों पे धरना दिया जाता है कि हमारे साथ ऐसे गलत हो रहा है और कुछ ही दिनों में वहां पर 569 जो उग्रवाद की, आपस की लड़ाइयों की घटनाएं दर्ज हो जाती है। तो केरल के उस टाइम के जो गृह मंत्री थे वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं कि ये मिशन कैसे भी न करके ऐसे अफसर को दिया जाए जो कुछ ही दिनों में बिना किसी लड़ाई झगड़े के या बिना किसी मिलिटेंट ऑपरेशन के ही इसको अंजाम दे सके। तो वहां पर कुछ अधिकारियों ने नाम सुझाया अजीत कुमार डोभाल का। मात्र 6 महीने की सर्विस के बाद ही वो वहां उस स्थान पर जाते हैं जहां पर बड़े बड़े अधिकारी जाने से कतराते थे, लेकिन उसके मन में जरा सा भी भय नहीं था। वो हिंदू और मुसलमानों के वहीं बड़े नेताओं से मिलता है और उनको धीरे धीरे समझाता है और वो लोग उससे इस कदर प्रभावित हो गए कि वहां पर जो दंगे हुए थे और दंगों में जो सामान लूटा गया था वो भी सामान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
धीरे धीरे केरल की सरकार में और केरल के जो मंत्री थे उनके जो हेड लिस्ट में उनका आयुष अधिकारी का नाम आ जाता है और सब चाहते हैं कि ये नेता यहीं पर रहे। लेकिन धीरे धीरे इनकी नजर, दिल्ली वालों की नजर भी इस अफसर पर पड़ जाती है और वो उन्हें दिल्ली बुलाने का आदेश जारी करते हैं। मात्र 4 साल की राज्य सर्विस देने के बाद ये आईबी के निदेशक मंडल में शामिल कर लिए जाते हैं। उस टाइम जहां देश में मिजोरम, सिक्किम आदि में दंगे हो रहे थे और वहां पर एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना था, क्योंकि कुछ लोग मिजोरम को एक अलग देश की बनाने की मांग कर रहे थे भारत सरकार से। वहां पर एक अफसर था लाल डेंगा, जो सेना में और वहां की लोकल पुलिस का एक कमांडर हुआ करता था। असमी सरकार ने वहां पर कुछ कानून लागू कर दिए थे कि जिस आदमी को असमी भाषा नहीं आती उन्हें कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा असर मिजोरम के लोगों पर पड़ा, क्योंकि वो असमी भाषा को कम ही जानते थे और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने इसके लिए शुरू में ही आंदोलन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 1960 के दशक से ही मिजोरम में भयंकर अकाल पड़ रहा था और सरकार मुआवजा देने में आनाकानी कर रही थी। और उस टाइम वहां पर लोकल कांग्रेस की सरकार थी जो किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं थी। तो इस मिशन को सक्सेस करने के लिए भेजा जाता है अजीत कुमार डोभाल का। अजीत कुमार डोभाल जाके वहां पर ग्राउंड लेवल पर पहले समझते हैं कि प्रतिक्रिया हो क्या रही है, कहां से क्या हो रहा है, क्यों ये दंगे हो रहे हैं। और वहां पर असमी सरकार ने एक और नया कानून लागू कर दिया था कि वहां पर एक सेकंड बटालियन थी असम पुलिस में, उसको भी रद्द कर दिया गया, जहां पर मिजोरम की भाषा से रिलेटेड ही लोग नौकरी कर रहे थे। और वो लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते हैं और लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट नाम का एक दल की नियुक्ति कर लेते हैं और भारत सरकार से अलग देश बनाने की मांग शुरू कर देते हैं। और इसके लिए, इस मिशन को अंजाम देने के लिए और कैसे भी करके उन लोगों को शांत करने के लिए अजीत कुमार डोभाल वहां पे जाते हैं और ग्राउंड लेवल पर समझते हैं कि क्या हुआ है। लाल डेंगा के 7 वफादार कमांडर होते थे, लेकिन उनके बीच में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। इसी को लेकर अजीत कुमार डोभाल इस नब्ज को पहचान जाते हैं और धीरे धीरे एक एक अफसर से और कमांडरों से बात करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने घर में भी इनवाइट करते हैं, उन्हें मिलते हैं। एक बार एक किस्सा हुआ था कि अजीत कुमार डोभाल सूअर का मांस लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं, लेकिन वो उनको बताते नहीं है कि ये सूअर का मांस है और उनको बनाने के लिए कहते हैं। और वो जो 7 कमांडर थे वहां पर खाने के लिए उनके अजीत कुमार डोभाल के घर पे आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। और अजीत कुमार डोभाल की पत्नी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये मिलिटेंट हैं जो मिजोरम में आंदोलन कर रहे हैं। काफी सालों बाद जब अपनी पत्नी को उसने इस बारे में बताया तो बहुत गुस्सा भी हुई थी इस बारे में। तो लाल डेंगा की रियासत को तोड़ने के लिए उसने एक एक करके सबसे मिलना स्टार्ट किया और उनके बीच में सारी बातों क्लियर किया कि अगर मिजोरम को हम अलग राज्य का दर्जा देंगे और आप सातों को मंत्री पद भी जरूर मिलेगा, नहीं तो भारत सरकार यहाँ पर सेना भेज देगी और सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा और आप लोग जो ये मांगे उठा रहे हैं इनको अभी दमन कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो लोग अजीत कुमार डोभाल की बात मान जाते हैं और इन्हीं के दबाव में आकर लाल डेंगा को भी भारत के साथ शांति की राह पर चलना पड़ता है और इस प्रकार मिजोरम हमेशा के लिए भारत का ही भाग बन जाता है। इसके कुछ समय बाद ही अजीत कुमार डोभाल को एक और जिम्मेवारी दी जाती है सिक्किम राज्य की। सिक्किम जहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे और लगभग वो चाइना और अमेरिका की गिरफ्त में आ चुका था, क्योंकि अमेरिका इस कदर हावी था कि वहां के जो राजा थे पादेन, उनकी वाइफ भी एक CIA एजेंट थी। वहां पर कुछ भी होता उसकी कुछ ही पल में पूरी जानकारी अमेरिका को लग जाती थी और चीन वहां पर लोकल पार्टी के समर्थन में था। अजीत कुमार डोभाल ने जाकर ग्राउंड स्तर पर इन बातों का पता किया और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके राजा को गद्दी से उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। इसके लिए वहां पे लोकल लोगों ने विद्रोह स्टार्ट किया और जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे
उसको ये जिम्मेवारी दी गई कि आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में, चुनाव के बारे में अवगत कराएं और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। धीरे धीरे यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया। लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने लग गए और राजा के महल पर सेना का कब्जा हो गया। और इसके बाद शुरुआत होती है सिक्किम में लोकतंत्र की। और धीरे धीरे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 22वें राज्य के रूप में 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और इस प्रकार अजीत कुमार डोभाल ने यहाँ भी अपनी योग्यता साबित की कि कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये अफसर हर एक सरकार में, इंदिरा गांधी जी का सरकार में हर एक का चहेता बन गया था। और धीरे धीरे ये आईबी के मोस्ट पॉपुलर लीड जो अफसर थे उनमें शामिल हो गया था। अब कहीं भी कैसी भी मुसीबत हो, हर जगह सिर्फ अजीत कुमार डोभाल की ही नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया जाता था, जो देश के चुनिंदा अफसरों में शामिल हो गए थे। और इनको मात्र 6 साल की सेवा के बाद ही पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आमतौर पर जो मेडल एक पुलिस अधिकारी को 17 साल की सर्विस के बाद दिया जाता है, इनको मात्र 6 साल की सर्विस के बाद ही दे दिया गया था। जब भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया तो हर दुनिया की नजर भारत पर थी। और इसी क्रम में पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों को बनाने में लगा हुआ था और इस बात की जानकारी भारत सरकार को भी लग चुकी थी। और इसके लिए रो के जो अधिकारी थे वो पाकिस्तान में खुफिया तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये बन कहाँ पे रहा है और क्या इसकी प्रोसेस है। और वहां पर इसकी जिम्मेवारी अजीत कुमार डोभाल को भी दी जाती है और वो एक खुफिया मिशन पर पाकिस्तान में जाते हैं। और पाकिस्तान में खुफिया मिशन के तौर पर, लेकिन वहां पर जहां पर एटॉमिक बम बन रहा था, परमाणु बम, लेकिन वहां पर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर बड़ी स्ट्रिक्ट सुरक्षा थी। हर एक जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए ये नहीं था कि ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। अजीत कुमार डोभाल ने इसके लिए एक आइडिया लगाया, क्योंकि जहां पर परमाणु हथियारों का परीक्षण वगैरह होता है तो उनमें कुछ तरंगे या कुछ पार्टिकल होते हैं जो उसके नाखून या बालों में लग जाते हैं। और ये बात अजीत कुमार डोभाल को भी बताई गई। तो धीरे धीरे वो अंदर जाने वाले लोगों को देखता रहा और उसके बाद वो देखता था कि ये लोग जाते कहाँ पे हैं। तो उनमें से एक उसने एक वैज्ञानिक को पहचाना कि हर रोज अंदर जाता है और बाहर आता है। तो उसने मिशन बनाया कि कैसे भी करके मुझे इसके कपड़ों से या नाखूनों से या बालों से कुछ भी सैंपल लेना है। तो उसकी नजर पड़ी कि ये एक नाई की दुकान पे जाता है और उसने वहां नाई की दुकान से ही उसके बालों को चुरा लिया। चुराने के बाद उसने ये जानकारी भारत सरकार को भेजी और यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को बनाने में लगा हुआ है। इसके बाद भारत में सरकार बदल जाती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वो इस जानकारी को लीक कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम पर इसका एक असर यह हुआ कि ये रुका तो नहीं, लेकिन डिले जरूर हो गया था। ऐसे ही करके वो 6 साल तक वहां पर खुफिया एजेंट के तौर पर काम करते रहे और महत्वपूर्ण जानकारियां भारत सरकार के साथ शेयर करते रहे। इसके बाद 6 साल बाद उन्होंने इस्लामाबाद के भारतीय एम्बेसी में भी काम किया और उसके बाद उनको भारत में वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि कश्मीर में कुछ उग्रवादी संगठन फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे और इनको कुचलने की जिम्मेवारी अजीत कुमार डोभाल को दी जाती है। और वहां पर जम्मू कश्मीर में इन सबको कुचलने के बाद एक ऐसी घटना होती है, नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक उड़ान दिल्ली के लिए भरती है। उसमें 5 आतंकवादी सवार होते हैं और वो उस विमान को हाईजैक कर लेते हैं। पहले वो उस विमान को लाहौर और लाहौर से कंधार लेके जाते हैं। जी हाँ, IC-814 नामक विमान को वो लेके जाते हैं। उसमें कुल 171 पैसेंजर थे और वो भारत सरकार से कुछ मांगे करते हैं कि हमारे 631 जो आतंकवादी थे उनको रिहा किया जाए और $200 मिलियन हमें पैसे दिए जाएं। तो इसकी जिम्मेवारी अजीत कुमार डोभाल से की जाती है कि उनके साथ नेगोशिएशन की जाए। नेगोशिएशन में अजीत कुमार डोभाल ने इतना जरूर कर दिया कि वो 31 की जगह सिर्फ 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर सहमत हो जाते हैं, जिनमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, जो
जैश ए मोहम्मद का सरगना है। और इसके बाद वो उन भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में वापस ले आते हैं। लेकिन मौलाना मसूद अजहर को मारने के उन्होंने बहुत प्रयास किए। उनके दुश्मन छोटा राजन के साथ मिलकर भी अजीत कुमार डोभाल ने उनको मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। एक बार दुबई में एक पार्टी में उनकी भतीजी की शादी थी, तो वहां पर भी उसको मारने का प्लान बनाया गया, लेकिन वो प्लान विफल हो गया। इसके बाद अजीत कुमार डोभाल को पता था कि छोटा राजन और ये आपस में दोनों दुश्मन हैं, तो इसकी जानकारी के लिए उन्होंने कुछ उनके खुफिया जो थे छोटा राजन के गैंग के मेंबर, उनके साथ मीटिंगें की, लेकिन वहां पर मुंबई पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जब तक अजीत कुमार डोभाल उनको कुछ समझाते, सरकार ने कोई भी बात नहीं मानी उस टाइम, महाराष्ट्र सरकार ने, और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब तक अजीत कुमार डोभाल ने उच्च अधिकारियों से बात की तो बात आगे बढ़ चुकी थी, मीडिया में जा चुकी थी, और यहाँ पर इस मिशन को यहीं पर छोड़ना पड़ा। 2004 में इनको आईबी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन 6 महीने के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम देश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी और इनके बीच में आपस में कुछ बातों को लेकर डिफरेंस हो रहे थे। इस कारण इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके बाद वो 2008 में नरेंद्र मोदी जी से मिले और वहां पर मिलिट्री स्कूल जो बनाने का निर्णय लिया गया कि आप यहाँ पर मिलिट्री स्कूल बनाइए और इंटेलिजेंस अफसरों को तैयार कीजिए। धीरे धीरे वहां पर उनकी पहचान भाजपा के बड़े नेताओं से होती है, और वो नरेंद्र मोदी के तो शुरू से ही प्रशंसक थे ही, और उनकी कार्यशैली के से भी वो बहुत खुश थे। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने साथ ही रखा, और 2014 में जब भारत में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई, तो देश के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अजीत कुमार डोभाल को नियुक्त किया गया। इन्होंने अपने पहले मिशन में जून 2014 में इराक से 31 भारतीय नर्सों को रिहा करवाया था, और इसके लिए वो खुद इराक गए थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मिशनों में भारत का साथ दिया है। 2016 में चाहे उरी एयर स्ट्राइक हो या 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर एयर स्ट्राइक और हर धमाके के पीछे इन्हीं का दिमाग होता था। इन्हीं की कहावत थी कि अब आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दुश्मन को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में दुश्मन समझता है। और अभी जो 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर का जो भारतीय सेना ने किया है पाकिस्तान में, इसके पीछे भी अजीत कुमार डोभाल का ही दिमाग था, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो अटैक होता है, जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और सिर्फ उनको पत्नियों को छोड़ दिया जाता है, और उनके पति या सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करके इस मिशन में उन आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। लेकिन ये जो पाकिस्तान की ये मंशा थी कि कैसे भी करके भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए जाएं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, लेकिन ऐसा उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और इसी के उसमें भारत सरकार ने 7 मई 2025 को आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, और मौलाना मसूद अजहर के परिवार के ही 14 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान की हमेशा से ही ये आतंकवादियों को समर्थन देने की मंशा रही है। वो आईएमएफ से जो भी ऋण प्राप्त करता है, आईएमएफ को भी पता है कि ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन आईएमएफ अब भी, क्योंकि एक ही देश के दबाव में आकर काम करता है, दुनिया को पता है कि अमेरिका का ही पूरा कंट्रोल आईएमएफ पे होता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने कोशिश की कि इनको कैसे भी करके ये फंड ना मिले, लेकिन बड़े देशों के दबाव में आकर वो फंड हमेशा रिलीज कर देता है, और पाकिस्तान इसको विकास पर न लगाने के बजाय आतंकवाद पर लगाता है और भारत विरोधी गतिविधियों में ही शामिल करवाता है। लेकिन जब तक देश पर अजीत कुमार डोभाल जैसे नायाब अफसर हमारे देश के पास हैं, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें गर्व है ऐसे अफसर पर जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, गंभीर परिस्थितियों में देश के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जय हिंद।